साठ के ठाठ, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और विषय बड़ा रोचक है, मजेदार है। और इस विषय पर बातचीत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी है। कारण यह है कि आज है 30 सितंबर सन 2021। आज ही के दिन राजुरकर राज विविध भारती भोपाल के वरिष्ठ उद्घोषक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और वो सेवानिवृत्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 27 सितंबर सन 2021 को उनका जन्म दिवस था और इस दिन उन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और भाई, जब 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो राजुरकर साहब के ठाठ हैं, उसी ठाठ की आज हम बात करेंगे उनके 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। राजुरकर भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई आपका। आपने तो बिल्कुल ठाठ जमा दी हमारा। राजुरकर भाई, मैं जब रीवा में पोस्टेड था और रीवा में शॉर्ट वेव पर आपका एक प्रोग्राम आया करता था और उस प्रोग्राम को जब मैं सुनता था तो मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती थी। और ईर्ष्या होने का कारण था कि आपके हंसी के ठहाके, आप इतने मजेदार इतने जोर से और इतने मजे से श्रोताओं से बातचीत करते थे। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जो है विविध भारती भोपाल जो है अपना ट्रांसफर लेकर आऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे भोपाल ट्रांसफर तो नहीं मिला, लेकिन आपके पास इंदौर जरूर आ गया। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। और एक तरीके से ये कहूं कि हंसना मैंने आपसे सीखा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राजुरकर भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने अपने सेवा काल की ये 60 वर्ष इन्हीं ठहाकों के साथ पूरे कर लिए हैं। इन ठहाकों के बीच आपकी जिंदगी को आपने कैसे नापा, किस तरह से अपनी जिंदगी को लिया और क्यों आपकी जिंदगी में ये ठहाके महत्वपूर्ण है? ये ठहाके दरअसल आपके जैसे मित्रों के दिए हुए ठहाके हैं। ये कहीं जो ऊर्जा भरी हुई है ठहाकों के भीतर, वो सब आप जैसे मित्र हैं, श्रोता हैं और जो सहकर्मी हैं, उनकी वजह से ये ठहाके लग रहे हैं। और इन ठहाकों के कारण अपनी एक पहचान बनी हुई है। राजुरकर साहब, ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हुई? शादी हमारी, हालांकि ठहाकों का शादी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, संबंध है। आप शादी के पहले भी हंस लेते थे और शादी के बाद और ज्यादा हंस लेते हैं। जी 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 जी। तो आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि 18 अक्टूबर 1988 को मेरा विवाह हुआ था। तो ये बहादुरी कैसे आई आपके पास? शादी के बाद इतना हंस लेना? विवाह हुआ नहीं था, विवाह किया था। अच्छा। नहीं, तो यही हम जानना चाहते हैं कि ये बहादुरी आपके पास कहां से आई कि शादी के बाद आपके ठहाके और बढ़ गए? अब ये तो देखिए, जो मित्रों ने दिए थे वो तो दिए ही थे, लेकिन विवाह के बाद में एक जो खुलापन आता है, वो खुलापन मुझ में आया। मुझ में बंद नहीं हो पाया वो खुलापन। मैं उसको समेट नहीं पाया कि मेरी अपनी खुशियों को मैं समेट कर रखूं। ये नहीं हुआ मुझसे, उसको विस्तार दिया है मैंने। जी जी जी। कई बार आपके ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके ठहाके ने आपके लिए शामत खड़ी कर दी? शामत तो नहीं खड़ी हुई, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग जरूर आए कि आप अपने किसी वजह से हंस रहे हैं, आपने किसी अपनी वजह से ठहाका लगाया और किसी को लगा कि ये हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो कभी एक आध दो बार ऐसे प्रसंग जरूर आए, लेकिन हमने फिर हम जितने ठहाके लगाते और जितने उद्दंडता पूर्वक कभी कभी कर लेते हैं व्यवहार, उतने विनम्र होकर हम क्षमा भी मांग लेते हैं। और वैसे भी क्षमा मांगना तो एक बड़ा अच्छा काम है, तो क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्षमा मांग के मसले को सुलझा लिया। जी, बहुत अच्छी बात कही है राजुरकर भाई आपने। ये जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी की तरफ कैसे आप आ गए और इस मीडिया से कैसे जुड़े, क्या कहानी रही इसके पीछे? संजीव भाई, आकाशवाणी आना तो मेरे लिए स्वप्न से परे था। स्वप्न से परे इसलिए कि मैं जिस गांव से आज भी आता हूँ, उस गांव में आज भी अखबार नहीं जाता है। और हमारे लिए दादाजी जब गांव मुल्ताई से सेव चिवड़ा लेकर आते थे जिस अखबार के टुकड़े में, वो अखबार का टुकड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था, पूरा अखबार हुआ करता था। तो कभी हमने सोचा नहीं था कि हम इस रेडियो पर आएंगे, लेकिन घर में रेडियो चलता था।
दादाजी सुनते थे, पूरे परिवार के लोग सुनते थे। तो हमें बड़ा कौतुक होता था कि ये लोग कैसे बोलते होंगे, क्या होंगे, बोलने वाले लोगों से कभी मिल पाएंगे कि नहीं। लेकिन संजोग कुछ ऐसा बना कि इसके पहले कुछ 2-3 नौकरियां की, अध्यापन का कार्य भी किया, कुछ अखबारों में काम किया, और रेडियो में आने से पहले मैं जनसंपर्क अधिकारी था भारत स्काउट एंड गाइड्स में जी। तो उन्हीं दिनों अखबार में विज्ञापन निकला, जगदलपुर में उद्घोषक का पद खाली था। तो जाने का मन बहुत तो नहीं था, और ये भी मालूम था कि ऐसी कोई प्रतिभा हमारे भीतर नहीं है कि हम रेडियो में आ सकते हैं। लेकिन जगदलपुर के पास बारसूर है, वहाँ मेरी छोटी बहन हुआ करती थी जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और उस बहन से मिलने की उत्कट लालसा थी। इतना पैसा नहीं था कि मैं जगदलपुर की यात्रा अपने खर्च पर कर सकूं। तो विचार ये बनाया कि अखबार में विज्ञापन निकला है उद्घोषक के लिए, तो उसको भर देते हैं, सरकारी यात्रा हो जाएगी क्योंकि मुझे आने जाने का पैसा मिलेगा, और इसी बहाने मैं अपनी बहन से भी मिल लूँगा और रेडियो में इंटरव्यू दे लूँगा, होना तो कुछ है नहीं। तो ये सोचकर मैं चला गया। लेकिन हो बहुत कुछ गया। हो बहुत कुछ गया। बस हाँ, संजोग ऐसा हुआ कि मैं लिखित परीक्षा में पास हो गया, उसके बाद में ऑडिशन भी पास कर लिया, स्वर परीक्षण पास कर लिया, और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें भी पास हो गया। और जब मुझसे एक मजे की बात आपको बताऊं कि जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप क्यों आना चाहते हैं रेडियो में, आप तो भारत स्काउट गाइड में जनसंपर्क अधिकारी हैं, तो मैंने कहा कि माफ कीजिए सर, मैं नहीं आना चाहता। अच्छा, तो ऐसा कह दिया? हाँ, मैंने कह दिया कि मैं नहीं आना चाहता क्योंकि मैं तो जनसंपर्क अधिकारी हूँ, स्काउट गाइड में मैं नहीं आऊँगा। तो बोले आप इंटरव्यू देने क्यों आए फिर? तो मैंने कहा कि सर मेरी बहन रहती है बारसूर में, मैं उससे मिलने आया, उसी बहाने इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। तो सब लोगों ने मुलाकात हो जाएगी। तो बड़ा इत्तेफाक रहा आपके साथ। अब यार मेरा इसे खुलापन कह लीजिए या उद्दंडता कह लीजिए, लेकिन मैंने मन की बात तो कह दी। पर उसके बाद एक सवाल जो मुझसे किया कि आप अपना प्रिय कवि बताइए, और मैंने दुष्यंत कुमार का नाम दिया। और फिर उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार ही क्यों? उस पर फिर जब मैंने एक अपनी तरफ से पूरा विवरण दिया और अपनी बात बताई कि दुष्यंत कुमार को मैं क्यों पसंद करता हूँ, तो शायद उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, धन्यवाद, आप जाइए। और यानी इसका क्रेडिट जो है दुष्यंत कुमार जी को जाता है? इसका श्रेय मेरी बहन को और दुष्यंत कुमार को जाता है। और अच्छा, मजे की बात और देख लीजिए कि जब कुछ महीनों के बाद मुझे उसी जम्बूरी के कार्यक्रम में था स्काउट गाइड के, और वहाँ मेरी पत्नी अपने घर से वो मेरा पदस्थापना का पत्र देकर गई, तो मैं दुखी हो गया खुश होने की जगह। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। हाँ। लेकिन हमारे जो स्काउट एंड गाइड्स के प्रादेशिक सचिव थे दलबीर सिंह राघव जी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें स्काउट्स में नहीं रखूंगा, और उन्होंने मुझे पूरे अधिकार पूर्वक एक तरफा पदमुक्त कर दिया। तो मेरे पास आकाशवाणी में आने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था, और मैं आज आकाशवाणी में आपके साथ हूँ। राजेंद्र भाई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि स्काउट के हिसाब से लेफ्ट राइट करने वाले तो आप नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, लेकिन हम अपनी बात लेकिन को ये आगे बढ़ाएं। कि मैं रेडियो के लायक भी शायद नहीं था, लेकिन यहाँ आकर आप जैसे लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया। राजुरकर भाई, बहुत लंबा समय आपने आकाशवाणी के साथ बिताया है और बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे श्रोताओं से आप जुड़े हैं, बहुत सारे विद्वानों के साथ आपने भेंटवार्ता की होंगी। निश्चित रूप से बहुत एक लंबा सफर है और इसके बहुत सारे रोचक किस्से आपके जहन में भी होंगे, श्रोताओं के होंगे, अधिकारियों के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ के होंगे। हम जानना चाहेंगे, हमारे तमाम श्रोता भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से रोचक किस्से हैं जो आपके जहन में हैं और जो आपको हमेशा गुदगुदाते हैं इस सफर के दौरान जब आप उनको याद करते हैं। बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें की हैं, और राजनेता से लेकर फिल्मी कलाकार और साहित्यकार और पत्रकार, विदेशी अतिथि, तमाम लोगों से बातें हुई। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर सिंह जी हुआ करते थे, और हम लोगों ने एक यादों का सफ़र नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था।
तो जब डॉक्टर भाई महावीर से हमने उनके अंतरंग किस्से जानने चाहे, तो बातचीत करते 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 मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आदरणीय, आप ये बताइए कि आप फिल्मों का शौक़ रखते हैं क्या? फिल्में देखते थे अपने बचपन में? तो उन्होंने कहा देखता था। तो मैंने कहा कि आपने पहली फिल्म कैसे देखी थी, आप बताएंगे? तो बड़ा ठहाका लगाया उन्होंने जोर का और कहने लगे, यार तुम अब मेरी पोल खुलवाओगे। और ठहाका लगा दिया। तो हमने कहा कैसे? तो बोले मैं अपनी बहन के साथ चोरी छिपे चला गया था, और उसके जब हम फिल्म देखने आए तो बहन को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें डांट भी पड़ी और मार भी पड़ी कि तुम अपनी बहन को भी बिगाड़ रहे हो। ऐसे बाबूलाल गौर साहब का जब मैंने जब 1 घंटे का इंटरव्यू लिया, उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनसे मैंने जब बातचीत की और उन्होंने बहुत सारी बातें, कुछ अंतरंग बातें साझा की हमारे साथ में। और जब रिकॉर्डिंग हो गई तो उन्होंने कहा, धीरे से मेरा हाथ दबाया, बोले यार पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, जरा एडिट करके ब्रॉडकास्ट करना। वैसे ये हर इंटरव्यू में होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये तमाम लोग जो चाहे भाई महावीर जी हों, चाहे जो अपने विधानसभा अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, बाबूलाल गौर साहब, और साहित्यकारों में गुलजार साहब हैं, कमलेश्वर जी, शहरयार जी, ये तमाम नाम ऐसे बड़े हैं। तो उनसे मुझे बातचीत का मौका मिला और बहुत अच्छी बात हुई। संगीतकार जो गुलजार साहब के बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, आदेश श्रीवास्तव जी भी, और अब देखिए मैं ये फिर से नाम भूल रहा हूँ, मकड़ी फिल्म का जिन्होंने दिया था संगीत जी। तो ऐसे लोग, इनसे बड़ी अंतरंग बातचीत हुई मेरी और मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। साहित्यिक गतिविधियों की तरफ आप कैसे चले गए और क्यों आपका मन साहित्यिक गतिविधियों में ज़्यादा रमने लगा? मैं यूँ कहूँ कि अगर आकाशवाणी से भी ज़्यादा मोहब्बत आपने की है तो साहित्यिक गतिविधियों से की है, और इसी कारण आपने दुष्यंत कुमार संग्रहालय की भी स्थापना की और उनके बहुत करीब हुए, और आज भी उस संग्रहालय से आपका मतलब बहुत बहुत गहरा लगाव है। तो साहित्यिक गतिविधियों में आप कैसे डाइवर्ट हुए? मैं जब प्राथमिक कक्षाओं में था तब हमारे एक अध्यापक थे श्री भैयालाल बर्डे जी, वो कुछ गुनगुनाया करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, और कुछ तुकबंदी किया करते थे। तो हमने ऐसा लगता था कि किताबों में तो ये सब मिलता नहीं, ये कहाँ से गुनगुनाते पता नहीं। लेकिन जब मैं माध्यमिक कक्षा में और हाई स्कूल में गया तब मालूम पड़ा कि भैयालाल जी बर्डे कुछ कविताएं करते हैं और तुकबंदी करते हैं। फिर मिडिल स्कूल में आते आते काका हाथरसी की कुछ पुस्तकें मेरे हाथ में लग गई, और कुछ छोटी छोटी पुस्तिकाएँ और फिल्म के जो किताबें छपती थी, जो उस समय 10 पैसे 15 पैसे में मिला करती थी, तो उनको मैं पढ़ा करता था। और पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि जो पाठ्यक्रम में कविताएं हम पढ़ते हैं उसके अलावा भी ये बड़ी रोचक सी चीज़ें हैं, तो उधर मेरा पढ़ने का रुझान हुआ। और फिर थोड़ा थोड़ा कुछ तुकबंदी करने लगा। फिर बैतूल आ गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ बैतूल में मुझे हमारे अध्यापक मिले कांतु दीक्षित जी, जिन्होंने कविता प्रतियोगिता में मुझे सबसे पहले भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बल्कि प्रोत्साहित क्या किया, उन्होंने कविता लिख कर दी मुझे, और उन्होंने कहा कि ये कविता तुम कविता प्रतियोगिता में शामिल करना, अंतर्विद्यालयीन कविता प्रतियोगिता है तो उसमें शामिल करना। तो उसके कुछ शब्द मैंने अपने हिसाब से बदल लिए थे, लेकिन वह कविता में मुझे पहला पुरस्कार मिला, और तब से मुझे हौसला मिला, प्रोत्साहन मिला, और धीरे धीरे फिर इस दिशा में मैं बढ़ गया, और फिर थोड़े थोड़े तुकबंदी करने लगा, कुछ रचनाएँ लिखने लगा, और ये शौक गंभीर होता चला गया, विस्तार पाता चला गया। दुष्यंत कुमार संग्रहालय की स्थापना कैसे की और क्यों, किस तरफ से कैसे आपके मन में ये आया विचार, और आज वो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बन चुका है और बहुत नामी गिरामी साहित्यकार रचनाकार उससे जुड़े हुए हैं, तो उसकी तरफ आप कैसे मुड़े? वैसे मैं बड़ा रुचि रखता था विविध गतिविधियों में और कुछ नया जानने में, नया सीखने में, तो संग्रहालय वगैरह देखने में मेरी बड़ी रुचि रही है। कहीं भी जाता था तो मैं इस तरह के संग्रहालय देखता, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि सारे संग्रहालयों में राजा महाराजा हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, लेकिन उसमें जो समाज के दिशा देने वाले लोग हैं, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं,
तो ये लेखक मुझे कहीं नहीं दिखे। इसी बीच जब मैं सीधी में महाविद्यालय का विद्यार्थी था, स्नातक कक्षा का, तो वहाँ पर श्री कृष्ण सरल जी आए थे। तो सबसे बड़े लेखक से किसी व्यक्ति से मिलना हुआ तो श्री कृष्ण सरल जी से मिलना हुआ मेरा। तो उनके मैंने ऑटोग्राफ ले लिए थे। उसके बाद फिर कुछ और लेखकों से मिलने का मौका मिला, उनके ऑटोग्राफ मेरे पास रहे। फिर भोपाल आ गया पढ़ने के लिए। यहाँ कुछ लोगों से कुछ मुझे कागज़ देखने को मिले, उनके हस्तलिपि देखने को मिली। इसी बीच ये भी जानने को मिला कि हस्तलिपि से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। और रचनाकारों की रचना प्रक्रिया यदि जानना है तो ये जानो कि वो किस तरह के कागज़ पर लिखते थे, किस तरह की कलम से लिखते थे। तो एक तो कागज़ जब मुझे किसी के मिले तो ये विचार आया कि क्यों नहीं इसको सहेज कर रखा जाए। तो यहाँ हमारी एक मित्र मंडली हुआ करती थी 7-8 लोगों की। मैंने उनके बीच में ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है सहेज के रख लो, लेकिन संग्रहालय इसका बन सकेगा ऐसा पता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने भी सोचा ठीक है जितना कर लेते उतना कर लेते, अपनी धरोहर अपने पास तो बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते ये हुआ कि अच्छा इसको बड़ा भी स्थापित नाम देना चाहिए था। तो तमाम नामों पर विचार किया और फिर ये एक स्थानीयता का जो लाभ होता है, लोभ होता है, तो वो मुझे हुआ और मुझे लगा कि कोई स्थानीय लेखक होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के लेखकों के नाम पर विचार किया। फिर याद आया कि माखनलाल जी के नाम पर भी कुछ है, नवीन जी के नाम पर भी कुछ है, सुभद्रा कुमारी जी के नाम पर भी हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार के नाम पर कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो क्यों ना हम दुष्यंत कुमार जी के नाम पर रखें। फिर उनके परिवार से बात की। इसी बीच मालूम पड़ा कि कमलेश्वर जी दुष्यंत कुमार जी के समधी हैं। वो भोपाल आए, उनसे बातचीत की, उन्होंने सहमति दी, दुष्यंत कुमार के परिवार ने सहमति दी। और जब इनकी कृपापूर्वक सहमति मिली तो इसी नाम पर हमने संग्रहालय की स्थापना की और 30 दिसंबर 1997 को इसका उद्घाटन किया, जिसमें कमलेश्वर जी थे, दुष्यंत कुमार जी की धर्मपत्नी थी, दुष्यंत कुमार जी के मित्र धनंजय वर्मा जी थे और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। तो इन सब लोगों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ था और ये संग्रहालय स्थापित हुआ और अब चल रहा है। जी बहुत लंबा समय आपने दुष्यंत कुमार संग्रहालय को भी दिया है और निश्चित रूप से अब 60 के बाद जो आपके ठाठ हैं उस ठाठ में एक दुष्यंत कुमार संग्रहालय का भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी आपके पास है और उसमें आप अपने ठाठ को आगे और बढ़ाएंगे। तो राजुलकर जी, जीवन में हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपको हंसी आती है या जो आपके ठहाके लगते हैं, जो बड़े चर्चित हैं, हर व्यक्ति जानता है कि राजुलकर जी बहुत हंसी मजाक करते हैं और स्वतः ही उनके मुंह से स्माइल आ जाती है, ठहाके लगते हैं। तो जैसे शरीर के अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है, ये अपने आप आती है या आप क्रिएट करते हैं? नहीं, अपने आप आती है, स्वतः आती है ये। तो मतलब दूसरों को देख के आती है या ऐसा तो नहीं दूसरों को देख के आता है? और मुझे रेडियो में भी जब मैं बहुत किसी को बहुत गंभीर होकर बात करते हुए देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सामान्य होकर क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन पुष्पा तिवारी जी के साथ जब मैंने पत्रोत्तर शुरू किया आकाशवाणी के लिए, श्रोताओं के पत्रों का जवाब देने शुरू किए, फिर कुछ हमने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया, तो उसमें हम उन्मुक्त होकर ठहाके लगाने लगे और हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी थे या केंद्र निदेशक थे उन्होंने इसको बड़ा सराहा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीवंतता बनी रहनी चाहिए। तो ये उनकी देन है कि ये इसमें विस्तार होता चला गया। राजुलकर जी, अगर आप आपसे ये जानना चाहें कि 60 वर्ष के इस कार्यकाल के बाद अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश रह गई और एक कोई ऐसा लगता है कि दिल में कोई कोने में जगह बची हुई है और आपको लगता है कि यार मुझे ये भी करना चाहिए था, ये ख्वाहिश थी मेरी, ऐसी क्या बात रही जो आप कर नहीं पाए और ऐसी क्या बात है जो आप कर गए? मुझे लगता है संजीव जी, मेरी ख्वाहिश कभी रही ही नहीं। मैंने कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली। मुझे जो कुछ मिला है मुझे अपने किए से बहुत ज़्यादा मिला है और अपने चाहे से कई गुना अधिक मिला है। और आगे भी मुझे लगता है कि मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ, ऐसा कुछ छूटा हुआ सा लगता नहीं है। जो कुछ भी मैंने पाया है वो अपनी अपेक्षा से अधिक पाया है और अगर कुछ छूटा होगा, अगर कुछ खोया भी है तो उसका गम इसलिए नहीं है कि मैं लेकर ही क्या आया था या मेरे मन में अपेक्षा ही क्या थी,
जब कुछ नहीं था तो जो कुछ मिला मुझे अपनी अपेक्षा और उम्मीदों से ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मेरी झोली में जो कुछ भरा हुआ है मैं उसको लेकर लबालब हूँ और मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। फिर भी राजुलकर राज जी। साहब, अगर एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल है और उसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है उसे एंकरिंग करते हैं, उसका नाम है कौन जी। बनेगा करोड़पति। करोड़पति। मान लिया जी। जाए कि 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपको जो है मौका दिया जाता है और आप केबीसी में शामिल होते हैं, हॉट सीट पर बैठते हैं और आप हॉट सीट पर बैठने के बाद 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। बहुत खूब राजुलकर साहब। तो आप बताइए कि राजुलकर जी इस 1 करोड़ रुपए का आप क्या करेंगे? बताइए, अगर आपके पास मुझे खुशी 1 मिली करोड़ इतनी कि मन में ना समाए। तो अब उसको तो देखिए, मैं जब भी मुझे कुछ मिलता है उसके बाद मैं ये तय करता हूँ कि मुझे उसका करना क्या है, क्योंकि हम तो मान लेना कि 1 करोड़ रुपए मिल गए आपको। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी समाज से मिला है तो इसे समाज को बांट देंगे। क्या बात क्योंकि है। अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। जैसा आप मुझे देख रहे हैं और देखते हैं, पहले भी कुर्ता पजामा पहनता हूं, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जी जी। राजुलकर साहब, आपके बारे में एक बात और जानना चाह भी रहा हूं और पता भी लगी है। जितने सीधे आप दिखते हैं, कुर्ता पजामा, आपने कहा कि आप कुर्ता पजामा पहनते हैं और हंसी मजाक काफ़ी करते हैं, ठहाके आप काफ़ी लगाते हैं, लेकिन जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आपने पूरी जिंदगी कार्य किया है, जो आपके साथी उद्घोषक हैं, उनकी राय आपके बारे में थोड़ी अलग है। अच्छा। वो सब उनका ये कहना है कि आपने यहाँ पर रैगिंग बहुत ली अपने साथियों की, उन्हें डराया धमकाया बहुत, और इसके अलावा आप दादागिरी भी करते थे ड्यूटी के दौरान। आपका क्या कहना है? ये तो वो मित्र ही बता सकते हैं कि रैगिंग कैसे ली है, पर दादागिरी में जो दादापन है वो बड़े भाई का दादापन है। अब वो तो मुझे पता नहीं राजुलकर साहब, लेकिन अपने साथियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आज 30 सितंबर है, आज तो बताया ही जा सकता है कि राजुलकर साहब जो है दादागिरी बहुत करते थे, रौब बहुत झाड़ते। ये तो मैं भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से उनकी रैगिंग ली गई है और किस तरह की दादागिरी उन्होंने महसूस की है। तो चलिए, आपके सबसे अभिन्न मित्र पुरुषोत्तम श्रीवास जो आपके साथ ही काम करते हैं, सबसे पहले हम उनका ये वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, है ना? तो कंप्यूटर जी प्लीज पुरुषोत्तम श्रीवास का वीडियो आरंभ किया जाए। अरे भाई, तुमने ये कैसा सवाल पूछ लिया यार, मुझे फंसवा दिया। भाई, जब जिस आदमी का रिटायरमेंट होता है तो उसके बारे में सभी लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, हंसमुख था, मिलनसार था, लोगों की बहुत मदद करने वाला था। धमकाता था या डराता था, ये सवाल मैं इसका क्या उत्तर दूं भाई? हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मैं सच बोलूँगा, सच बोल दूँ, तो अभी तक जो डराया धमकाया गया नहीं मुझे, अब हो सकता आगे मुझे डराया धमकाया जाए। इसलिए सच तो मैं नहीं बोलूँगा भाई। ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके साथ काम करते हुए मैंने लगभग 20 साल बिताए हैं और पिछले 25 सालों से इनके संपर्क में हूँ। राजुलकर राज एक व्यक्ति नहीं, मैं एक नदी की तरह मानता हूँ। नदी के ऊपर पुल तो आप बना सकते हैं, लेकिन इस नदी के ऊपर बांध नहीं बनाया जा सकता है। आप पुल बनाइए, अपना आवागमन जारी रखिएगा, मुझे भी परेशानी नहीं, मैं नदी हूँ, बह रही हूँ, आप भी अपना काम कीजिए, लेकिन बांध बनाकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव है बहते रहना, चलते रहना। तो ये राजुलकर हैं जिन्हें मैं एक नदी की तरह मानता हूँ। मेरी ओर से इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भावी जीवन के लिए। और जो सवाल था आपका डराने धमकाने का, उस पर मैं चुप्पी साध लेता हूँ। ये उल्टा हो गया, मुझे भावुक कर दिया आपने, रुला दिया आपने। पुरुषोत्तम इतनी बात तो सही है ना, दादागिरी तो की ना आपने। क्या कहना चाहेंगे अपने मित्र पुरुषोत्तम जी के लिए? मेरी पलकें भीग आई हैं, क्या कहूँगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रेम लंबा करते हैं साथ रहा आपका पुरुषोत्तम। और हर पल आपके साये की तरह आपके साथ रहे हैं। जी हाँ। तो मैं जब अस्पताल में 40 दिनों तक भर्ती रहा तो पुरुषोत्तम जी
ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब ना आए हों, बल्कि एक बार नहीं, दिन में 2-2 3-3 बार आते थे। कभी डॉक्टर से मिलने के प्रसंग में, कभी मुझसे बात करने के लिए, कभी दफ्तर के किसी काम से, या कहीं कोई दवा बाहर से लानी हो, तो तमाम तरह से। यहाँ तक कि मैं एक बात का जिक्र ख़ास तौर पर करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम से मैंने कई बार तगादा किया इस बारे में, और भाभी से भी कहा कि एक दिन जब मुझे केवल दाल का पानी पीने भर की अनुमति थी, और ये कहा था कि आप दाल के पानी पीजिए, थोड़ा बहुत कुछ खिचड़ी विचड़ी खा सकते हैं, तो मैंने पुरुषोत्तम से कहा कि मुझे खिचड़ी खाना है। तो पुरुषोत्तम बोले ठीक है। अब बमुश्किल 2-3 चम्मच खा पाता था, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने भाभी से कहा कि भैया के लिए खिचड़ी बना कर ले जानी है, बना दो। उन्होंने जब खिचड़ी भेजी तो टिफ़िन के 2 डिब्बे भरकर खिचड़ी लाए, और वो जो 2 चम्मच उसमें से मैंने खाई, तो उस दिन ऐसा लगा कि मैं किसी सितारा होटल का खाना खा रहा हूँ। और फिर मैंने भाभी से कई बार कहा कि भाभी अब मेरी परहेज़ ठीक ख़त्म होने दीजिए अभी, और ये मेरे रिटायरमेंट के बाद ही मेरी परहेज़ ख़त्म होने वाली है। तो मैंने पुरुषोत्तम से कहा कि यार मैं खाना खाने तुम्हारे घर आऊँगा, और ये खिचड़ी मुझे खाना है, मुझे कोई व्यंजन नहीं खाना है। वो खिचड़ी मुझे अभी तक याद है। तो बड़ा ख़राब है पुरुषोत्तम, हम तो कई बार, बड़ा ख़राब है पुरुषोत्तम, हम तो कई बार उसके घर आए, कभी खिचड़ी नहीं खिलाई। नहीं, लेकिन मेरी परहेज चल रही है इन दिनों, इसलिए हमारा तो कोई परहेज नहीं है। और पुरुषोत्तम पर मेरा पूरा अधिकार है, भाभी पर पूरा अधिकार है, मैं बनवा के खाऊंगा उसको। जी चलिए राजूरकर जी, ये तो पुरुषोत्तम जी की बात हुई। एक और साथी हैं जो आकाशवाणी के दूसरे चैनल पर आकाशवाणी में कार्यरत हैं, अमिता त्रिवेदी जी। वो भी काफ़ी डरी हुई हैं आपसे, और उनसे जब पूछा कि आप उन पर भी दादागिरी करते थे, उसके बारे में बताएं, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आपको सुनवाते हैं। जी कंप्यूटर जी प्लीज वीडियो प्ले करें। राजूरकर जी और उनका हड़काना तो कुछ ऐसा है कि आधे से लोग तो राजूरकर जी के हड़काने पर हड़क नहीं पाते हैं, और शेष उनके इतने मोहब्बत से हड़काने पर उनकी मोहब्बत में यूं गुम हो जाते हैं कि हड़काना तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। आगामी 30 तारीख को राजूरकर जी सेवा मुक्त हो रहे हैं आकाशवाणी के सेवा काल से। उनके सुखमय जीवन की हम सिर्फ कामना कर सकते हैं, लेकिन ये विश्वास रखते हैं कि उनका ये जीवन बहुत रचनात्मक, भरपूर, सेहतमंद और बहुत खूबसूरत गुजरने वाला है, क्योंकि वो अपनी रचनात्मकता को जिस बहुआयामी ढंग से लेकर आगे चलते हैं वो सदा उनके साथ रहेगी। लेकिन आकाशवाणी के गलियारे, स्टूडियोज़, ड्यूटी रूम और उनके साथी ज़रूर इस बात को मिस करेंगे, बहुत ढूंढेंगे, खोजेंगे कि उनके रहने से, उनकी बात करने से, उनके साथ होने से जो हंसी होती थी हम सबके बीच में, जो ठहाके लगा करते थे, जो मस्ती होती थी, वो कहीं गायब हो जाएगी, या यूँ कहिए कि उनके साथ चली जाएगी। राजूरकर जी के साथ की तमाम सारी बातें हैं जो इस समय मन में, दिमाग में घुमड़ रही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बहुत शुरुआती दौर की बात है। मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी भोपाल, और आकाशवाणी भोपाल के किसी सीनियर अनाउंसर की विदाई का समारोह था, और ये यहाँ की परंपरा रही है कि हर आने वाले उद्घोषक का एक स्वागत किया जाता है, एक परिचय उत्सव जैसा होता है, और हम सब लोग साथ बैठकर लंच ले रहे थे। क्योंकि सभी से मैं पहली बार मिली थी, मेरी पहली मुलाकात थी, मुश्किल से 2-4 दिन मुझे ज्वाइन किए हुए थे, तो मैं तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी चुप थी, शांत थी, सबको सुनने की कोशिश कर रही थी। सबकी बातें चल रही थी, हंसी गूंज रही थी एज़ यूजुअल, और बहुत मस्ती चल रही थी। इस बीच राजूरकर जी मेरी तरफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अमिता जी, यहाँ रेड फ्लैग नहीं जलेगी, आपको यूं ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियोज़ के भीतर की रेड फ्लैग से ज़रूर वो मुक्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी रचनात्मकता की, उनकी कार्यशैली की, उनकी साहित्यिक अभिरुचि की रेड फ्लैग सदा जलती रहेगी, जो उन्हें ये मोटिवेशन देती रहेगी, इंगित करती रहेगी कि उनकी एक रचनात्मक यात्रा निरंतर जारी है, और उस रचनात्मकता के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम हमारे स्टूडियोज़, हमारे आकाशवाणी के गलियारे तो सदा उनको याद करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमसे मिलते भी रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं। राजूरकर भाई, अमिता जी का तो कहना है कि आप आकाशवाणी की हंसी लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं आकाशवाणी की हंसी उन्हीं दीवारों में छोड़ कर आऊँगा, लेकिन मेरे साथ तो हंसी रहेगी।
लेकिन उन दीवारों में मेरी हंसी रहेगी। और अमिता जी ने जिस तरह से प्रेम से बात की है और जिस तरह से प्रेम करती हैं वो मुझसे, बड़ा अपनत्व देती हैं। इस प्रेम से उनके व्यवहार के लिए तो मैं बड़ा आभारी रहता हूँ हमेशा, और उनके साथ बड़ी आत्मीयता है। इसलिए भी कि वो लिखने पढ़ने से जुड़ी हैं, लिखती तो हैं लेकिन बताती किसी को नहीं है, पर पढ़ती हैं ये ज़रूर बताती। तो हम लोग बहुत बातें करते हैं आपस में, साहित्य की चर्चा हमारी होती है, तो उनसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे मिलना, और मिलते रहेंगे। ये सरकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी लगाव तो रहेगा ही, उनके साथ में जुड़ाव रहेगा ही। राजूरकर जी, अरविंद सोनी, डॉक्टर अरविंद सोनी जी, उनके भी अपने विचार हैं आपके साथ, और वो भी कहना चाहते हैं कि आपने उनके साथ किस तरह से दादागिरी की। तो आइए अरविंद सोनी जी का भी वीडियो देख लेते हैं। जी जी। कंप्यूटर जी, डॉक्टर अरविंद सोनी जी का वीडियो लगाया जाए। राजौरकर जी और दादागिरी, अरे भाई क्यों दादागिरी शब्द की लुटिया डुबो रहे हैं आप लोग। हाँ, गांधीगिरी की बात करें तो भाई थोड़ा सा चल सकता है। अगर दादागिरी को दूसरे अर्थों में लें तो हाँ भाई, राजौरकर जी दादागिरी तो करते हैं, हम लोगों का कहना बिल्कुल नहीं मानते। कभी हम निवेदन करते हैं कि भाई एक आध सिगरेट पी लो, नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, कहो कि जरा घूम फिर के आते हैं तो नहीं 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 नहीं। हाँ, दादागिरी ये है कि हम सबको बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसलिए वो हमारे दादा हैं। गिरी शब्द को इससे मत जोड़िए। राजौरकर दादा हैं, दादा रहेंगे, पर दादागिरी कभी नहीं करेंगे। राजौरकर जी के सठियाने पर हम सब उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। धन्यवाद संजीव भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद सोनी भाई। राजौरकर जी, अब आपकी बारी है। अरे अरविंद जी के साथ तो जितने ठहाके लगते हैं, ये अमिता जी और पुरुषोत्तम जी के साथ उतने नहीं लगते हैं। और आपको एक बात मजे की बताएं संजीव जी, कि अरविंद जी के साथ में मिलकर हमने एक गजल वहाँ रच डाली थी कि अच्छा। हाँ, पता नहीं कि क्या थी वो, आमदनी में घाटा क्यों है और जूतों में बाटा क्यों है, हम अपने पाँव में पड़ी बिवाई, उनके पाँव में बाटा क्यों है। इस तरह की एक एक लाइन, एक वो बनाते गए, एक मैं बनाते गया, और वो कैंटीन तक जाते जाते पूरी गजल कैंटीन में हमने बैठ के बना डाली। तो उसका कागज अभी तक रखा है मेरे पास। और अरविंद ने तो एक हरगंगे नाम का एक गीत तैयार किया है लोक शैली में, वो लगभग आधे पौन घंटे का है। वो कई बार संग्रहालय में प्रस्तुत कर चुके हैं और कई बार मित्रों के बीच में उन्होंने सुनाया। तो ये तो गजब की रचनाशीलता है अरविंद की, और अरविंद के साथ तो एक अलग तरह का मजा आता है बैठने में। हाँ, लेकिन उनकी शिकायत है भाई, आपने उनकी दो बात नहीं मानी। हाँ, वो दादा अभी हम लोग पिछले दिनों भी बैठे थे, तब भी उनको ये शिकायत थी इन चारों लोगों को मुझसे। अनिल, अरविंद, पुरुषोत्तम, अमिता, चारों को मुझसे शिकायत है। पर हमने कहा ठीक है भाई, कभी कभी आप लोग भी ऐसे रैगिंग ले लिया करो हमारी। तो अब बारी आती है मुंशी जी की। अनिल मुंशी जी, जो विविध भारती में आपके साथी हैं, और मुंशी जी से भी हमने यही सवाल किया, तो मुंशी जी ने आपके लिए क्या कहा, आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर जी, मुंशी जी का वीडियो लगाया जाए। वाह भाई संजीव, क्या सवाल पूछा है। अब यही सवाल अगर आप राजौरकर जी से करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी ऐसा ही ठहाका लगाएंगे जो कि उनकी पहचान बन चुका है पिछले 30 सालों में। अब जहां तक दादागिरी की बात आती है तो ये शब्द उनके हाव भाव से, उनके व्यक्तित्व से, उनके शारीरिक संरचना से मैच नहीं करता है। लेकिन फिर भी दादागिरी की अगर बात है तो मैं पुराने दिनों को याद करूंगा और कहूंगा कि जब वो जूनियर हुआ करते थे, मैं उन दिनों का भी साक्षी रहा हूं, तो उनके सीनियर्स ने भी शायद कुछ दादागिरी तो जरूर की होगी। इसके बारे में राजौरकर जी बेहतर बता पाएंगे। हाँ, हम लोगों पर जहां तक दादागिरी करने का सवाल है, तो चूंकि हम उनसे उम्र में छोटे हैं और जूनियर हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दादागिरी तो की होगी उन्होंने, ऐसा मैं मान सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि राजौरकर के व्यक्तित्व में, स्वभाव में अगर दादागिरी है तो वो अलग ढंग से है, और वो कुछ यूं है कि
जब वो शौकिया जादूगर के तौर पर काम करते थे तो जादूगरी की दादागिरी उन्होंने की है। उसके बाद जब प्रसारण के क्षेत्र में आ गए तो फिर उन्होंने शब्दों की जादूगरी से दादागिरी की। और इसके अलावा जब उन्होंने कार्यक्रमों का समन्वय करना शुरू किया अपनी सामाजिक गतिविधियों में, तो निश्चित रूप से अनुशासन की दादागिरी भी उन्होंने निश्चित रूप से वहां पर अपनाई होगी या उसका इस्तेमाल किया होगा। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में रही हैं और हम भी उनके साथ रहे हैं। तो इस मौके पर तो हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो प्यार भरी दादागिरी उन्होंने की है उसको जारी रखें, स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन व्यतीत करें और हमारे साथ ऐसे ही ठहाके लगाते रहें जैसे कि पिछले 30 सालों से वो लगाते आए हैं। ये अनिल जी का बड़प्पन है और ऐसा मानते हैं। वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत आदर करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और उनके साथ मिलना बैठना मैंने बहुत कुछ सीखा है, अनिल से भी बहुत कुछ सीखा है। और ये भले ही अपने आप को मुझसे छोटा माने, लेकिन मैंने इन चारों से सीखा है और मैं सीखता रहूँगा आगे भी। मेरा नाम नहीं लिया आपने। आपसे तो इंदौर में तो नहीं सीख पाया, लेकिन दिल्ली में आपके साथ कई बार जाना हुआ, तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। उसका जिक्र अलग से करूंगा। राजूरकर भाई, इन तीनों से जो मैंने दादागिरी का बात कही, तो इस प्रोग्राम में जिसका आज हमने टाइटल दिया है 60 के ठाठ राजूरकर के साथ, इस दादागिरी शब्द की तो बेइज्जती हो गई। अच्छा, मुंशी जी का जो अभी वीडियो हमने देखा और उसमें एक बात उन्होंने कही कि शुरुआती दौर में आप जादूगिरी किया करते थे, जादूगर थे। ये आकाशवाणी के साथ, साहित्यिक गतिविधियों के साथ ये जादू कहाँ से आ गया और जादू आप कब करते थे और जादू से कैसे जुड़ गए आप? जब मैं गांव में था तब मैंने रेडियो पर ही एक जादूगर का इंटरव्यू सुना था। अच्छा। और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक खुलासा किया था एक करतब का, एक जो जादू वो दिखाते थे उसका करतब जो था उसका खुलासा किया कि इस तरह से करते हैं। मैंने उसको करके देखा था, मैं माध्यमिक कक्षा का विद्यार्थी था। मैंने करके देखा और वो सफल हो गया प्रयोग। तो असल में जादू तो कुछ होता नहीं, सब करतब होते हैं, चालाकी होती है उसमें, हाथ की जो दिखता है वो होता नहीं। जी, हाथ की सफाई होती है। तो मैंने मिडिल स्कूल में किया। फिर जब वहाँ मंच पर दिखाया मैंने, तो हमारे एक अध्यापक थे, एक दो कुछ छोटे मोटे करतब उन्हें भी आते थे, उन्होंने दिखाए। फिर बैतूल पढ़ने आ गया, तो वहाँ बैतूल में मैंने जो सड़क के किनारे जो लोग मजमा लगाते हैं, वो मैं बड़े शौक से, रुचि से देखा करता था। तो वो देखकर जो मेरे मन में आया, तो उसका खुलासा तो उन लोगों ने नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी अकल भिड़ाने की कोशिश की कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, वो हो गया। तो इस तरह से मेरे पास में 5-6 आइटम तैयार हो गए। फिर मैं सीधी चला गया पढ़ने के लिए, और वहाँ भी मैंने फिर अपने कॉलेज में कुछ इस तरह के छोटे मोटे करतब करना शुरू किया। और इसी बीच जादूगर जूनियर सरकार वहाँ आए, तो उनके साथ कुछ एक हादसा हो गया था कि उनके कर्मचारी चले गए। फिर वो अपना खेल बंद करने वाले थे, लेकिन उन्हें कहीं से पता चला कि मैं ये इस तरह के छोटे मोटे करतब कर लेता हूँ और जानता हूँ इस बारे में। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अपने दल में शामिल होने के लिए कहा कि जब तक सीधी में ये कार्यक्रम चलेगा, तो 3-4 दिन का एक उनका और शो बाकी थे, तो मैं उनके सहायक के रूप में मैंने उनके साथ काम किया। क्या बात है। फिर जाते समय उन्होंने कहा कि आपको क्या मानदेय देना चाहिए, क्या मानदेय हम दे, आपको कितना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपके पास कुछ ये जो आपके वस्तुएं हैं, ये जो आपके आइटम्स हैं, ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं खरीद पाऊंगा नहीं और मुझे बाजार में मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने वो मुझे उपलब्ध करवा दिए और भेंट स्वरूप मुझे दे दिए। तो मैं वहाँ फिर उनके जाने के बाद भी कुछ शो, अपने कुछ मित्रों को मैंने वहाँ जोड़ लिया अपने साथ में। 7-8 लोगों की टीम अपनी बना ली, जिसमें एक प्रमुख नाम जो आजकल मेरे मित्र भी हैं और साहित्यिक मित्र हैं, बड़े साहित्यकार हैं, बघेली के कवि के साहित्यकार हैं, शिवशंकर मिश्र सरस, उनको मैंने अपने साथ जोड़ा। और 2 मेरी मुँह बोली बहनें, संध्या और सुजाता, और ऐसे 2-3 लड़के और थे। तो उनके साथ रहकर फिर हमने कुछ शोज़ वहाँ किए। और फिर जब भोपाल आया तो मेरा वो सामान सब मैंने वहीं छोड़ दिया। कुछ इधर उधर हो गया, कुछ टूट गया, कुछ ख़राब हो गया। और यहाँ आकर फिर साहित्य की ज़्यादा लत लग गई, तो साहित्य पर हम गए, फिर वो छोड़ दिया।
तो इस तरह से जादू वहीं के वहीं छूट गया। क्या बात है राजूरकर जी। समझिए या कल्पना कीजिए कि अगर आप जादूगर होते और आज 60 साल के बाद आप रिटायर हो रहे होते, तो आपके वस्त्र जो अभी आपने पहने हुए हैं, आपके वस्त्र कैसे होते? कितने कलरफुल होते, चमकीला चोंगा होता, सिर पर एक जादूगर का हेड होता बड़ा सा, हाथ में एक डंडी होती, और आपकी कंपेयरिंग जो कैसी होती, आप जादूगिरी का मंच का संचालन कैसे करते, और आपका नाम होता राजूरकर राज सरकार। नहीं, मेरा तो उन दिनों तो अखबारों में छपता था बाकायदे जादूगर राज, और रेडियो में मेरा आकाशवाणी रीवा में इंटरव्यू लिया था वैद्य जी ने। अच्छा, ब्रजेंद्र वैद्य साहब ने? नहीं, वैद्य साहब ने रिकॉर्डिंग की थी ना, अरुण तिवारी जी ने लिया था मेरा इंटरव्यू, और उसमें पहला सवाल उन्होंने किया था कि जादू क्या है, तो मैंने कहा था कि जो आपको समझ में ना आए वो जादू है। और वहां से शुरुआत हुई थी। वो मेरे रेडियो पर मेरी पहली आवाज वो थी जी। उसके राजूरकर जी, कहानी शुरू किया। एक छोटा सा वो हो जाए कि आप जब जादू का संचालन करते थे तो आरंभ कैसे करते थे? जैसे आकाशवाणी में आप जब कोई प्रोग्राम करते थे तो एंकरिंग करते हैं, जादू का प्रोग्राम अगर आप स्टेज पे करते थे तो उसकी एंकरिंग कैसे होती थी? एक छोटी सी झलक। दरअसल एंकरिंग का काम जादूगर का नहीं होता। आपने देखा होगा कि जादूगर बहुत कम बात करता है। जो मंच वाले जो जादूगर होते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं बड़े मंचों पर, ये जो सड़क के किनारे करते हैं, उनकी आवाज़ में कलाबाजियाँ होती है और दूसरी चीज़ें वो उसको आपको मोहित करते हैं। लेकिन जो मंच वाले जादूगर होते हैं वो कम बोलते हैं और अपनी कला इशारों से, संकेतों से और जो करतब दिखाते हैं उससे करते हैं। बाकी काम तो उनके सहयोगी करते हैं। हमारे मित्र किया करते थे, शिवशंकर सरस है, सुजाता है, संजय है, ये लोग किया करते थे। राजूरकर भाई, आपसे बातचीत जितनी करें उतना मज़ा आएगा, उतने ठहाके लगेंगे, और ज़िंदगी के आनंद जो है आपको तो 60 के बाद के मिलेंगे, हमें 60 के बाद के पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम है, उसे कहीं न कहीं समापन तो देना ही होता है। लेकिन अपनी बात को हम विराम दें उसके पहले यही जानना चाहेंगे कि बहुत लंबा समय आपने एक संस्थान को दिया, बहुत लंबा कार्यकाल रहा आपका आकाशवाणी में। आज आप 60 के होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अपने जीवन को एक नए अंदाज में जीने के लिए फिर से तैयार हैं। और आपकी आवाज़ में जो ताजगी है, आपके जो जज्बात हैं, जो आप में हंसने की कला है, खुश रहने की जो कला है, और जीवन को आप दुगने उत्साह से फिर जीने की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए अंदाज के साथ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को जो आने वाले कल में सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी को लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए? संजीव भाई, संदेश क्या दें? संदेश तो वो लोग देते हैं जो महान होते हैं। हम लोग तो पथ के राहगीर हैं, हम चलते हैं। और 60 का आंकड़ा तो केवल एक आंकड़ा है, एक सरकारी गतिविधि है, एक सरकारी प्रक्रिया है जो उन्होंने तय कर दी है कि 60 के बाद आप इस नौकरी में नहीं रहेंगे। लेकिन जीवन हमारा इससे भी ज़्यादा होता है। जहाँ तक मेरे अपने 60 की बात है तो मैं तो 60 के पहले ही एक तरह से चला गया था। अगर मुझे डॉक्टर ने जीवन दान न दिया होता, मेरे परिवार ने मेरी सेवा न की होती, अगर मेरे मित्रों की दुआएं मेरे साथ न होती, तो मुझे तो 60 के पहले ही पुनर्जीवन मिला है। तो 60 तो एक नाम मात्र का आंकड़ा है। बाकी जो लोग भी जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अंकों को ध्यान में मत रखो। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपके मन में क्या उल्लास है, क्या करने का संकल्प है और क्या आप करते रहते हैं। आप तो चलते जाइए, और धरती चूँकि गोल है, धरती का कोई सिरा नहीं है, इसलिए आपको कहीं थमने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चक्कर ख़त्म हो जाए, दूसरा चक्कर लगा लीजिए, तीसरा चक्कर लगा लीजिए, लेकिन आप करते रहिए और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे खुशी के साथ, मज़े के साथ, तो जीवन का बड़ा आनंद आएगा। और यही आनंद तो हमें लेते रहना है और इसी तरह चलते रहना चाहिए हमें। क्या बात है, बहुत खूब। और राजूरकर भाई, ये ज़रूर आपसे चाहेंगे कि जिन लोगों के साथ, जिन साथियों के साथ आपने ज़िंदगी के इतने लंबे समय को गुजारा है, उन साथियों से दूरी मत बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आपने दूरी बनाई तो हमारे ठहाके छीन जाएंगे, और उन ठहाकों को आप बरकरार रखिएगा।
बस हम तो यही कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर हमारा हौसला बढ़ाया, उसी तरह एक बड़े भाई के रूप में हमारे साथ हमेशा सदैव बने रहें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जोरदार ठहाके के साथ जिंदगी का आनंद लेते रहें, यही शुभकामना है। और बस चलते चलते यही कहेंगे कि आप 60 के ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपके ठाट वैसे ही बरकरार रहने चाहिए। राजूरकर भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, इतनी लंबी आपने बात की और उन तमाम मित्रों का मैं आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रति इतने सद्भावना व्यक्त की, अपने विचार व्यक्त किए, और उन तमाम लोगों के प्रति भी जो हमारे साथ प्रत्यक्ष भले ही न जुड़े हों लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और इसी तरह बनी रहे। दूरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं हमेशा नज़दीकी रखने में और दूरियों को ख़त्म करने में विश्वास रखता हूँ। आपने दूरी ख़त्म करने का एक और बहाना मुझे दे दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजूरकर भाई, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।